हाँ, आज हम लोग देखेंगे एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट 1923, कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923। ये जो कोड आया है सामाजिक सुरक्षा को संहिता सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 में, इस कानून को भी मर्ज कर दिया गया, लेकिन अभी तक सामाजिक सुरक्षा संहिता लागू नहीं है, इसलिए अभी यह कानून सेपरेट रूप में पढ़ेंगे। ऐसे भी जब उस संहिता के अंतर्गत भी पढ़ेंगे तो इसमें कुछ ज्यादा बदलाव नहीं आया है, केवल थोड़ा सा अंतर आया है वो विस्तार क्षेत्र में, तो उतना हम लोग केवल चेंज कर देंगे तो यह संहिता के अंतर्गत भी हो जाएगा बाद में। लेकिन अभी चूंकि संहिता लागू नहीं है इसलिए कानून हम लोग पढ़ेंगे। अब यहाँ कानून अपने देश में केंद्र सरकार बनाती है और राज्य सरकार बनाती है, यानी लेजिस्लेचर दो है, एक सेंट्रल लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर, केंद्रीय विधायिका और राज्य विधायिका, और लेबर कंकरेंट लिस्ट में है। तो कंकरेंट लिस्ट में है तो इस पर केंद्र भी बना सकती है, राज्य भी बना सकती है। तो अगर कोई केंद्र कानून बनाए तो उसका पहला वर्ड भारत नहीं देखेंगे लेबर लॉ में, लेकिन अगर राज्य बनाएगा तो ये कानून के नाम का पहला वर्ड उस राज्य का नाम होगा। तो इस कानून का पहला वर्ड किसी राज्य का नाम नहीं है, इसलिए कानून पारित किया होगा केंद्र सरकार। अगर राज्य सरकार पारित करती तो कानून के नाम का पहला शब्द उस राज्य का नाम रहता, जैसे बिहार शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट्स एक्ट, बिहार दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम। तो यहाँ चूंकि किसी राज्य का नाम नहीं है फर्स्ट वर्ड के रूप में, इसलिए कानून केंद्र सरकार पारित की है। अब है कि एक वर्ड है कंपनसेशन, इसका हिंदी होता है क्षतिपूर्ति। क्षतिपूर्ति कहते हैं कि पेमेंट अगेंस्ट लॉस, यानी किसी भी क्षति के बदले जो भुगतान किया जाए उसको कहते हैं क्षतिपूर्ति। यह बताता है ईयर ऑफ पासिंग, यानी किस साल कानून पारित किया गया। तो ये कानून 1923 में पारित किया गया। और क्यों पारित किया गया? तो जो इम्प्लॉइज कार्यस्थल पर जाते हैं, प्लेस ऑफ वर्क पर जाते हैं, उनको क्षति होती है। तो क्या क्षति होती है? तो ये इम्प्लॉइज जो है वह लूज करते हैं वर्किंग एफिशिएंसी ड्यू टू एक्सीडेंट या ऑक्यूपेशनल डिजीज, अपने कार्य क्षमता को नष्ट करते हैं। इसके कारण, एक्सीडेंट के कारण, दुर्घटना के कारण या ऑक्यूपेशनल डिजीज, कार्य संबंधी बीमारी के कारण। दुर्घटना या कार्य संबंधी बीमारी के कारण अपनी कार्य क्षमता नष्ट करते हैं, इसलिए यह कानून बनाया गया। अब है कि भारत में यह कानून आया 1923 में और आज भी लागू है। इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है? तो अपने देश में मानते हैं कि 1851 से औद्योगिक क्रांति शुरू हुआ। तो जब औद्योगिक क्रांति शुरू हुआ तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री आई। अब लार्ज स्केल इंडस्ट्री में जो इम्पैक्ट ऑफ इंजरी था, दुर्घटना का प्रभाव था, वह बहुत फैटल हो गया, घातक हो गया। तो पहले क्या होता था कि छोटी मोटी दुर्घटना होती थी, खरोंच आता था, चोट लगती थी, हल्का कट जाता था, ब्लीडिंग होता था, ठीक हो जाता। लेकिन अब जो बड़े मशीन पर काम करने वाले वर्कर हैं और वो जब एक्सीडेंट करते हैं तो या तो डिसेबल्ड, अपंग हो जाते हैं, या डेथ, मर जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में इम्पैक्ट ऑफ इंजरी, दुर्घटना का प्रभाव बहुत फैटल, घातक हो गया। तो देखा गया कि इनको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, नहीं तो डर से एक वर्कर या एक ग्रुप ऑफ वर्कर एक्सीडेंट से प्रभावित हुए तो उस काम पर दूसरा वर्कर डर से नहीं आएगा। तो हम सप्लाई ऑफ लेबर को कैसे रेगुलेट करें, और दूसरा कि इस वर्कर को हम प्रोटेक्ट कैसे करें ताकि जब भी दुर्घटना हो तो थोड़ी वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। अब है कि इसके पीछे और फैक्टर है कि जब कानून नहीं था तब क्या होता था, स्थिति क्या होती थी। कि जब कानून नहीं था
तो उस समय क्या होता था। तो स्थिति क्या थी कि जब ये कानून नहीं था 1923 के पहले, और यह देख लीजिए 1851 के बाद की स्थिति, जब कानून नहीं था वर्कर एक्सीडेंट करते थे, और वर्कर्स जब एक्सीडेंट करते थे और एक्सीडेंट के कारण या तो डिसेबल्ड होते थे, अपंग हो जाते थे, या डेथ कर जाते थे, मर जाते थे। डिसेबलमेंट होती थी, अपंगता उनकी होती थी, या मृत्यु हो जाती थी। अब अगर अपंग है तो एलाइव वर्कर है, वर्कर जो है जीवित है, वर्कर एलाइव है, और मर गया तो इसके डिपेंडेंट, आश्रित। तो इनको ब्रिटिश कॉमन लॉ के तहत कोर्ट में मुकदमा दायर करना पड़ता था। ब्रिटिश कॉमन लॉ के तहत कोर्ट में मुकदमा दायर करना पड़ता था, और यह प्रूफ करनी इनकी जिम्मेवारी होती थी कि ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ द एम्प्लॉयर द एक्सीडेंट हैज अकर्ड, यानी यह दुर्घटना जो हुई है वह नियोजक के नेग्लिजेंस के कारण, नियोजक के गलती के कारण हुई है। अगर ये प्रूफ करने में सफल होते थे तब कोर्ट ऑर्डर करता था, अपना डिसीजन देता था कि इस वर्कर को एज ए कंपनसेशन इतना पेमेंट किया जाए। अब कोर्ट में मुकदमा दायर करना और तब कंपनसेशन लेना ये बहुत डिफिकल्ट टास्क था, इसलिए कि जब वर्कर कोर्ट में मुकदमा दायर करने जाते थे तो एम्प्लॉयर भी अपना बचाव पक्ष रखता था। एम्प्लॉयर ऐसे नहीं एक्सेप्ट कर लेता था कि हाँ मेरे गलती के कारण दुर्घटना हुई है, वह भी अपना बचाव पक्ष रखता था। तो इस कानून के पारित होने के पीछे हम लोग कुछ कारण देखते हैं। कौन कौन से कारण हैं, कॉज, कि क्या क्या कॉजेज है इस कानून को या कहीं भी कंपनसेशन एक्ट पारित करने के क्या क्या कारण है। तो पहला कारण हम मांगते हैं कि लैक ऑफ लेजिस्लेशन, कानून का अभाव। कानून ही नहीं था कि दुर्घटना होगा, अगर कोई श्रमिक अपंग होगा या मरेगा तो उसको क्षतिपूर्ति दी जाएगी, इस तरह का कोई कानून ही नहीं था। तो ये पहला प्रॉब्लम। दूसरा कि अब वर्कर को ब्रिटिश कॉमन लॉ के तहत कोर्ट में मुकदमा करता था, अगर वर्कर मर गया तो उसके डिपेंडेंट मुकदमा करते थे, और ये प्रूफ करने की कोशिश करते थे कि एम्प्लॉयर की गलती के कारण यह दुर्घटना हुई है। तो वहां एम्प्लॉयर भी अपने डिफेंस में खड़ा होता था। तो एम्प्लॉयर के पास डिफेंसेस थे। कौन कौन से डिफेंसेस थे, एम्प्लॉयर कौन कौन से आधार बताता था, क्या क्या आधार देता था। तो पहला आधार देता था एक्सेप्टेंस ऑफ रिस्क विथ जॉब। कोर्ट में यह पूछता था, अगर वर्कर जिंदा है तो ये वर्कर से पूछा जाता था कि आप जानते थे कि यहां दुर्घटना होगी तो हम अपंग हो जाएंगे या मर जाएंगे। तो वर्कर एक्सेप्ट कर लेता था कि हाँ जानते थे। जैसे कोई आदमी हवाई जहाज पर चढ़े तो वह ये तो जरूर जानता है कि अगर हवाई जहाज एयर क्रैश होगा, हवाई जहाज दुर्घटनाग्रस्त होगी तो हम मर सकते हैं। कोई भी आदमी कहेगा कि हाँ जानते हैं। तो उस तरह से ये कभी कभी ये मैंने ये क्वेश्चन करता था वर्कर के साइड से कि वर्कर जानता था कि नहीं कि हैवी मशीन है, बहुत हजार्डस मशीन है, खतरनाक मशीन है, इस मशीन पर हम काम करेंगे, एक्सीडेंट होगा तो अपंग हो सकते हैं या मर सकते हैं। तो वर्कर एक्सेप्ट कर लेता था कि हाँ जानते थे। तो कहता था कि भैया आप तो जानबूझ के स्वीकार किए हैं, आप विलिंगली इस जोखिम को स्वीकार किए, हम तो आपको फोर्स नहीं किए कि काम करिए ही। तो आप कार्य के साथ
जोखिम को भी स्वीकार किए, यानी एक्सेप्टेंस ऑफ रिस्क विथ जॉब। तो पहला एक्सेप्टेंस ऑफ रिस्क, आपने रिस्क को भी जॉब के साथ, रिस्क विथ जॉब, ये आपने जॉब के साथ रिस्क को भी स्वीकार किया है। तो अब हम बीच में कहाँ आ गए? जैसे कोई आदमी रेलवे ट्रैक पर जाके सो जाए और ट्रेन आकर के उस आदमी को मार दे, ट्रेन कुछ मैंने से वह क्रॉस कर जाए उसके बॉडी से, वो आदमी कट के मर जाए, तो उसमें ड्राइवर की गलती माने, रेलवे डिपार्टमेंट की गलती माने कि सोने वाले की गलती माने? तो ऑब्वियस है कि सोने वाला गलती माना जाएगा, क्यों सोया। तो उसी तरह से यहाँ कहता था कि भैया आपने रिस्क जॉब क्यों स्वीकार किया, तो यहाँ एम्प्लॉयर बच जाता था। कभी कभी एम्प्लॉयर पूछता था कि जब दुर्घटना हुई उसमें प्लेस ऑफ वर्क पर कौन सा था आदमी था, तो वर्कर बोलता था कोई नहीं है, कोई नहीं था। तो तुरंत चार्ज आ जाता था कि हो सकता है कि आपके गलती के कारण, आपके नेग्लिजेंस के कारण ये एक्सीडेंट हुआ है, या आपके फॉल्ट के कारण ये गलती हुआ है, यानी वर्कर के खुद सेल्फ नेग्लिजेंस के कारण हुआ है। आपके नेग्लिजेंस के कारण ये गलती दुर्घटना हुई है, तो आप गलती कीजिए, दुर्घटना कीजिए और हम क्षतिपूर्ति दें, ये भी जस्टिफाइड नहीं है। कभी कहता था कौन था, तो फेलो वर्कर था। तो हो सकता है कि फेलो वर्कर के गलती के कारण दुर्घटना हो गई। तो यहां भी कभी कभी ये चार्ज लगाता था, ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ फेलो वर्कर, जो आपका सहकर्मी है उसके गलती के कारण दुर्घटना हुई हो। कभी पूछता था कौन था, तो कोई नहीं था। हो सकता है किसी से आपकी दुश्मनी हो, झगड़ा हो और वह कोई नट ढीला कर दिया या डैमेज कर दिया और उसके बाद आप मशीन स्टार्ट किए और मशीन एक्सीडेंट कर गया, यानी कि ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ अननोन पर्सन। उस आदमी को पता लगाना जरूरी है कि कौन आदमी है जिसने इस तरह का काम किया और एक्सीडेंट हो गया। कभी कभी ऐसा भी होता था कि जैसे वर्कर को घर परिवार में झगड़ा हुआ और वर्कर गुस्सा में कहा कि हम जा रहे हैं, मर जाएंगे। जैसे आम जनता या समाज में देखिएगा कि बहुत जो है रिस्क में कहता है कि हम मर जाएंगे, हम जहर खा लेंगे, हम नदी में जंप मार देंगे, ट्रेन से कट जाएंगे, इस तरह से गुस्सा में लोग बोलते रहते हैं। तो अगर एक्सीडेंट हुआ तो फिर से वो कहता था कि ऐसा न है कि घर में झगड़ा किया हो और आकर के यहाँ जानबूझ के एक्सीडेंट करके मर गया। तो अब कोई आदमी घर में झगड़ा करे और यहाँ आके एक्सीडेंट करके मर जाए तो हम कंपनसेशन देते रहे, इज इट जस्टिफाइड? क्या ये उचित है? यानी कि यहाँ एक और एम्प्लॉयर के पास डिफेंस था, बचाव पक्ष था कि पर्सनल क्लेम जो है वह डेथ के केस में एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आए दिन इस तरह का सोसाइटी में देखा जाता है कि लोग जो है पारिवारिक झगड़ा, पारिवारिक कलह के कारण सुसाइड करते रहते हैं। तो एक और डिफेंस था कि पर्सनल क्लेम जो है, पर्सनल क्लेम डाइस, मर जाता है डेथ ऑफ वर्कर के साथ, यानी वर्कर की अगर मृत्यु हो गई तो इस चार्ज पर कहता था कि पर्सनल क्लेम जो है वह नहीं होना चाहिए, इसलिए बहुत लोग आकर के सुसाइडल केस भी कर लेते हैं। तो ये सब एम्प्लॉयर के डिफेंसेस थे। इसमें ज्यादा चांस होता था कि एम्प्लॉयर जीत जाए, एम्प्लॉयर को कंपनसेशन देने की जरूरत नहीं हो। इसके अलावा थर्ड, अगला जो एक फैक्टर था जिस बेसिस को भी एम्प्लॉयर वहां कोर्ट के समक्ष रखता था और इस आधार पर भी बचने की कोशिश करता था, वह था कि जैसे ये कोई ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश किए,
यह इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन है। इस इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन यह तब चलेगा जब प्रॉफिट होते रहे। अगर ऑर्गेनाइजेशन लॉस में चल रहा है तो ऑर्गेनाइजेशन बंद कर दिया जाएगा। तो कंटिन्यू कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन, इट मीन्स कि द ऑर्गेनाइजेशन इज रनिंग इन प्रॉफिट, यानी संस्था जो है, औद्योगिक प्रतिष्ठान है, वह मुनाफा में चल रहा है, तब ये कंटिन्यू करेगा। सिचुएशन आज भी ऐसे ही देखते हैं। कुछ प्राइवेट सेक्टर इसके एग्जम्पशंस हैं, लेकिन जितने भी इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन है वो मुनाफा कमाने के लिए चलते हैं, वो लॉन्ग टर्म तक डेफिसिट को बर्दाश्त नहीं करते हैं, बंद हो जाते हैं। तो एम्प्लॉयर का कहना था कि ये ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट कमा रहा है तो चल रहा है, और इस ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसके प्रॉफिट के शेयर होल्डर होते हैं एम्प्लॉयर, मैनेजमेंट और वर्कर्स। तो इस ऑर्गेनाइजेशन जो कंटिन्यू कर रहा है वह तभी कंटिन्यू कर रहा है जब वो प्रॉफिट कमा रहा है, और इस प्रॉफिट से एम्प्लॉयर भी लेता है, इस प्रॉफिट से मैनेजमेंट की सैलरी भी दी जाती है, इस प्रॉफिट से वर्कर का वेजेस भी पे होता है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट के शेयर होल्डर 3, एम्प्लॉयर, मैनेजमेंट एंड वर्कर। और जब इस ऑर्गेनाइजेशन में एक्सीडेंट हो रही है तो वहां कंपनसेशन देने की सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉयर को ही क्यों, सबको होनी चाहिए। जब आप प्रॉफिट के शेयर होल्डर हैं तो वहां एक्सीडेंट हो रहा है, तो वैसी स्थिति में आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सब लोग जो है वो कंट्रीब्यूट करके कंपनसेशन का पेमेंट करें। यानी कि ओनर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑन एम्प्लॉयर टू पे द कंपनसेशन। भाई, क्षतिपूर्ति भुगतान की जिम्मेवारी केवल नियोजक पर ही क्यों? ये चार्ज भी एम्प्लॉयर कुछ लगाते थे कि जब प्रॉफिट के में सबको मिलता है, इसी प्रॉफिट से सैलरी भी दी जाती है, इसी प्रॉफिट से वर्कर के वेज भी दिया जाता है, इसी प्रॉफिट से एम्प्लॉयर भी अपना मुनाफा लेता है, फायदा लेता है। और जब एक्सीडेंट हो रहा है तो एम्प्लॉयर पर ही सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम थोप देते हैं, डाइवर्ट कर देते हैं कि आप ही क्षतिपूर्ति दो। ये ठीक नहीं है, ये भी जस्टिफाइड नहीं है। यानी ओनर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑन एम्प्लॉयर टू पे कंपनसेशन, यानी क्षतिपूर्ति भुगतान की पूर्ण जिम्मेवारी नियोजक पर ही क्यों? इसके अलावा था कि मैटर कोर्ट में भेज रहे हैं, ब्रिटिश कॉमन लॉ के तहत जा रहा है। ब्रिटिश कॉमन लॉ के तहत एम्प्लॉयर के बचाव के लिए बहुत सारे उपाय हैं, डिफेंस हैं। अब जब आप कोर्ट में जा रहे हैं तो ये मामला जब चलेगा लॉन्गर टाइम तक तो वहां खर्च की भी जरूरत होती है, और लॉन्गर टाइम तक वर्कर अगर डेयर कर लिया, वर्कर खर्च देंगे, एम्प्लॉयर को हम कंपनसेशन लेके रहेंगे, इस जिद पर एम्प्लॉयर वर्कर अड़े हैं, उधर एम्प्लॉयर की तरफ से दलील आ रहा है। तो क्या यह कन्फर्म है कि डिसीजन वर्कर के ही फेवर में जाएगा? जो कोर्ट का निर्णय होगा वो श्रमिक के ही पक्ष में जाएगा? यह कहीं भी स्पष्ट नहीं होता है कि ये टोटल हमारा डिसीजन जो होगा वह इन फेवर ऑफ वर्कर्स होगा। तो एक कॉम्प्लिकेटेड टास्क था कि ये कोर्ट का प्रोसेस जो था वो टाइम टेकिंग प्रोसेस था। ये कोर्ट के थ्रू डिसीजन लेना क्षतिपूर्ति से संबंधित ये वर्कर के लिए क्या था, बहुत टाइम टेकिंग था, और ये टाइम टेकिंग होते हुए भी गारंटेड नहीं था कि जो डिसीजन आए वह वर्कर के फेवर में ही आए। ये नहीं, एक टाइम टेकिंग
समय लगने वाली प्रक्रिया था। क्षतिपूर्ति की प्राप्ति जो है कोर्ट के माध्यम से ये समय लगने वाली प्रक्रिया था। और दूसरा कि यहाँ कोई गारंटी नहीं है कि जो डिसीजन आएगा वह वर्कर के पक्ष में ही आएगा, इन फेवर ऑफ वर्कर ही होगा, इसकी कोई निश्चितता नहीं है। तो ये प्रॉब्लम था। अगला प्रॉब्लम था कि ये 1923 में कानून आया, आज से लगभग 98 ईयर्स बैक उस समय आया 1923 में। और आज के डेट में अगर इसका स्टडी करें, जो हमारा मनी है, जो मुद्रा है, और उस समय की स्थिति करें, आज जो पॉवर्टी है और उस समय की पॉवर्टी है, उसका कंपैरिजन करें तो देखेंगे कि उस समय मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या के अधिकांश भाग गरीब था। और वर्कर की स्थिति जब देखें तो वो और गरीब था। तो क्या वर्कर के पास इतनी प्रॉपर्टी होती थी, इतना पैसा होता था कि वह क्षतिपूर्ति लेने के लिए एम्प्लॉयर के अगेंस्ट में कोर्ट में जाए? ये स्थिति थी। इसको कहते हैं इकोनॉमिक डिस्ट्रेस ऑफ द वर्कर्स, श्रमिकों की आर्थिक विपन्नता। श्रमिक काफी विपन्न थे, आर्थिक रूप से बहुत पिछड़े हुए थे, और वह हिम्मत नहीं करते थे कि हम ब्रिटिश कॉमन लॉ के तहत कोर्ट में जाएं, एम्प्लॉयर पर मुकदमा करें और मुकदमा करके क्षतिपूर्ति प्राप्त करें। हिम्मत ही नहीं करते थे। तो एक और फैक्टर था, श्रमिकों की आर्थिक विपन्नता। तो ये सब ऐसा फैक्टर था जिसके कारण हमको क्षतिपूर्ति अधिनियम पारित करने की जरूरत थी। दूसरी तरफ आईएलओ बन गया था, और आईएलओ पूरे विश्व के श्रमिकों को संरक्षित करने की बात करता है, उनके लिविंग क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ को डिसेंट बनाने, यानी कार्य जीवन को बेहतर बनाने की बात करता है। एक तरफ से इनडायरेक्ट फोर्स उधर से भी पड़ रहा था। इंडिया उस आईएलओ का फाउंडर मेंबर था, स्थापना सदस्य था। तो ये सब ओवरऑल ये सिचुएशन ऐसा हुआ कि सरकार कही कि नहीं, हम कानून पारित करेंगे, कानून पारित करने की जरूरत है। अब ये जो इतने जो कारण थे वो सारे के सारे वर्कर के पक्ष में थे, वर्कर के अगेंस्ट में थे, विरोध में थे। तो ऐसी स्थिति में क्या होता था कि जब एक्सीडेंट होता था, दुर्घटना होती थी, और दुर्घटना से वर्कर डिसेबल्ड, अपंग हो जाते थे या मर जाते थे। अगर ये वर्कर मर गए या अपंग हो गए तो आत्मसंतुष्टि के लिए या तो परिवार या वर्कर, अपंग हो गया तो वर्कर, अब मर गया तो वर्कर के परिवार यही कहता था कि पूर्व जन्म के पाप का प्रायश्चित भोगना पड़ रहा है, क्योंकि वह ब्रिटिश कॉमन लॉ के तहत हिम्मत नहीं करते थे मुकदमा करना। अगर कोई हिम्मत कर दिया, टाइम टेकिंग प्रोसेस था और निर्णय आप ही के पक्ष में आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं था। तो ज्यादातर वर्कर पूर्व जन्म के प्रायश्चित, पूर्व जन्म के पाप के आधार पर ही संतोष कर लेते थे। लेकिन परिस्थिति बदल गई। अब गवर्नमेंट जो है उस पर दबाव पड़ गया, उधर ट्रेड यूनियन मूवमेंट भी शुरू हो गया था, श्रम संघ आंदोलन भी शुरू हुआ, आधुनिक श्रम संघवाद की 1918 से उसकी भी शुरुआत हो गई, फेडरेशन भी बन गया। तो वर्कर के फेवर में बहुत सारा परिस्थिति दिखाई दिया, और सपोर्टिव जो सिचुएशन था, जो परिस्थिति थी, वो सपोर्टिव परिस्थिति थी, वर्कर के समर्थन वाली परिस्थिति थी। तो ये गवर्नमेंट जो है वो फोर्स्ड हो गई, सरकार बाध्य हो गई, और सरकार ने 1923 में यह कानून पारित किया, और इस कानून का नाम रखा गया
1923 में कानून पारित किया और इस कानून का नाम था वर्कमेंस कंपनसेशन एक्ट। कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम। ये कानून चलते रहा। अब हुआ कि कर्मकार जो है बहुत लगता है कि सप्रेसिव वर्ड है, दबाव वाला वर्ड है, बहुत अब थोड़े से डिसेंट वर्ड का यूज करना चाहिए जिससे कि वर्कर का सोशल लाइफ थोड़ा सा अच्छा दिखाई दे। जान रहे हैं कि रियल सेंस में वर्कर है, लेकिन उसके नोमेनक्लेचर को थोड़ा चेंज करने की जरूरत है। तो 2010 में इस वर्कमैन टर्म को रिप्लेस किया गया, इसको हटा दिया गया और यहां एम्प्लॉइज टर्म रख दिया गया। और 2010 से इसका नाम हो गया एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट। वर्कमैन टर्म को रिप्लेस करके और एम्प्लॉइज टर्म को रख दिया गया। अब ये एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट के नाम से चल रहा है, अभी भी चल रहा है, लेकिन कुछ समय पहले तो 2010 के बाद यही हो गया एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट 1923। केवल नाम में वर्कमैन के जगह पर एम्प्लॉइज टर्म आ गया। ये कब से? 2010 से इसका नाम एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट 1923 हुआ। अभी जो कोड बना है सोशल सिक्योरिटी कोड 2020, उसमें इस कानून को भी मर्ज किया गया है। ऐसे वो लागू नहीं है, जिस दिन लागू हो जाएगा उस दिन हम लोग पढ़ेंगे एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट या एम्प्लॉइज कंपनसेशन अंडर द सोशल सिक्योरिटी कोड 2020। लेकिन अभी हम लोग वहीं पढ़ेंगे एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट 1923। तो ये इसका एक पार्ट बन गया है। सोशल सिक्योरिटी कोड में एक चैप्टर के रूप में इस पूरे कानून को प्लेस कर दिया गया। तो ये हम लोग इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें। अब इसके बाद आता है इंट्रोडक्शन। परिचय। तो किसी भी कानून के परिचय में 3 क्वेश्चन का जवाब देना होता है। पहला, कौन पारित किया है, कहां लागू होता है। दूसरा, लागू करने की जिम्मेवारी किसको दी गई है, रेस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी गई है। और तीसरा, किस तरह का कानून है। तो ये कानून को शुरू में ही देखें कि पास्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, यह कानून केंद्र सरकार द्वारा पारित है और जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट पारित करेगी वह कानून पूरे देश में लागू होता है और पूरे भारत में लागू होता है। तो पहला बात कह देंगे। दूसरा, कि लागू करने की जिम्मेवारी किसको दी गई है, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। कार्यान्वित करने की जिम्मेवारी किसको दी गई है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट को भी है और स्टेट गवर्नमेंट को भी है। इस कानून को लागू करने की जिम्मेवारी केंद्र सरकार को है और राज्य सरकार को भी है, और दोनों को कंबाइंड रूप में हम कहते हैं एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, उपयुक्त सरकार। यानी कि इसके कार्यान्वयन की जिम्मेवारी उपयुक्त सरकार को दी गई है
the responsibility of its implementation is given to the appropriate government. और तीसरा क्वेश्चन होता है कि कौन लागू किस तरह का कानून है, तो इसको हम लोग कहते हैं सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन या सामाजिक सुरक्षा अधिनियम के नाम से जाना जाता है। इट इज नोन एज सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन, इसको सामाजिक सुरक्षा अधिनियम कहा जाता है। अब इसके बाद आता है विस्तार क्षेत्र, स्कोप एंड कवरेज। स्कोप एंड कवरेज में जब हम जाते हैं तो फिर से वहां भी 3 क्वेश्चन को ही रेस्पॉन्स करने की जरूरत होती है। 3 क्वेश्चन का जवाब देने की जरूरत होती है। पहला क्वेश्चन होता है एरिया कवर्ड, यानी भारत के कितने क्षेत्र में लागू होता है। दूसरा क्वेश्चन होता है ऑर्गेनाइजेशन कवर्ड, कौन से संस्थान में लागू होता है। और तीसरा पर्सन्स कवर्ड, कौन से व्यक्ति पर लागू होता है। तो एरिया कवर्ड में है होल ऑफ इंडिया, पूरे देश में ही लागू होता है। ऑर्गेनाइजेशन कवर्ड में है ऑल इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन, सभी औद्योगिक प्रतिष्ठान में लागू होता है। और तीसरा है पर्सन कवर्ड, पर्सन्स कवर्ड, यानी कि कौन से कर्मचारी या व्यक्ति पर लागू होता है। तो यहां कानून में शेड्यूल दिया गया है, 4 शेड्यूल है। और वो शेड्यूल जो है वह कोड में थोड़ा सा चेंज आ गया है, सीक्वेंस में चेंज आया है, लेकिन अभी भी जो है वो आज के डेट में ये है। ये शेड्यूल 2 जो है उसमें नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट के नाम दिए गए हैं, नियोजन के प्रकृति के नाम दिए गए हैं अनुसूची 2 में। जैसे ट्रैक्टर ड्राइवर, पंप ऑपरेटर, मशीन ऑपरेटर, इस तरह के नाम दिए गए हैं। तो जिस कर्मचारी का नाम के पेशा का नाम मतलब पेशा का नाम, एम्प्लॉयमेंट का नाम, जिस कर्मचारी के एम्प्लॉयमेंट के नाम शेड्यूल 2 में मेंशन है, उसी कर्मचारी पर ये लागू होता है। तो पहला हम देखेंगे कि कौन से एम्प्लॉय कवर्ड होते हैं, कौन से कर्मचारी इस कानून के अंतर्गत लाभ लेने के लिए इंटाइटल होते हैं, हकदार होते हैं। तो पहला इसमें कहा जाता है कि जिनके नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जिनके कार्य की प्रकृति का नाम मेंशन हो, वर्णित हो शेड्यूल 2 अनुसूची 2 में, जिनके नियोजन की प्रकृति का नाम अनुसूची 2 में मेंशन हो, पहली बात करता है। अब एक कानून आया 1948 में जिसका नाम है एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, जिसको हम लोग जनरली कहते हैं ESI एक्ट, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948। इससे बेहतर कानून है, वो अंशदान लेता है, लेकिन उसमें एक क्या है कि वेज लिमिट है। 21,000 पर मंथ तक वेज लिमिट है कि 21,000 रुपया पर मंथ तक जो वेज लेते हैं वैसे कर्मचारी ही उस कानून में कवर होते हैं। अगर कोई मशीन ऑपरेटर है जिसका मजदूरी 21,000 से अधिक है तो वो ESI में कवर नहीं होगा, वो भी एक्सीडेंट कर सकता है, एक्सीडेंट में अपंग हो सकता है या मर सकता है। तो उस कर्मचारी के लिए एक ही सहारा है, वो है कंपनसेशन है। उस कानून का विस्तार क्षेत्र बहुत संकीर्ण है, तो जब कानून वहां पढ़ेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहां यही कहेंगे कि पहला कि वैसे कर्मचारी इसमें सम्मिलित होंगे जिनके नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट का नाम
शेड्यूल 2 में वर्णित हो। और दूसरा चीज कि जो कर्मचारी नॉट कवर्ड अंडर द ESI एक्ट 1948, जो कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1947 में सम्मिलित नहीं हो, यानी कि जो उस कानून के अंतर्गत लाभ लेने के हकदार नहीं हो। सम्मिलित होने का मतलब नॉट इंटाइटल्ड टू गेट बेनिफिट अंडर दैट एक्ट, यानी कि वैसे कर्मचारी जो कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अंतर्गत लाभ लेने के हकदार नहीं हो, उन पर यह कानून लागू होगा। तो कौन से कर्मचारी पर कानून लागू होगा? तो इसके लिए दो बातें, एक जिनके नियोजन की प्रकृति का नाम अनुसूची 2 में वर्णित हो, और दूसरा कि जो कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 में सम्मिलित नहीं हो या उसके अंतर्गत लाभ लेने के लिए हकदार नहीं हो, इंटाइटल नहीं हो, तो उस पर यह कानून लागू होगा। अब इसका अगला जो प्रावधान है वह है एलिजिबिलिटी कंडीशन, योग्यता शर्त। योग्यता शर्त कि एक्सीडेंट हुआ कोई बात नहीं है, डिसेबल्ड हुए कोई बात नहीं है, तो आप में क्या देखा जाएगा कि क्षतिपूर्ति देख दिया जाए। तो पहली बात इसमें कहता है योग्यता शर्त में कि पहला देखेंगे इफेक्ट ऑफ इंजुरी, दुर्घटना का प्रभाव। जो आपकी इंजरी हुई है, जो दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं, उसका प्रभाव देखा जाएगा। और इसमें क्या देखा जाएगा? तो इफेक्ट ऑफ इंजरी कंटिन्यू होना चाहिए, कंटिन्यूज होना चाहिए एटलीस्ट कम से कम 3 दिनों तक।